जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि एफआईआर क्या होती है, क्यों की जाती है? कई बार देखा गया कि कोई व्यक्ति किसी से बदला लेने के लिए गुस्से में आपसी मामले में झूठी एफआईआर कर देते हैं। ऐसे में जिस व्यक्ति के लिए झूठी एफआईआर की जाती है वो खुद को कैसे बचा सकता है? भारत में कुछ ऐसे कानून हैं जिनके तहत वो खुद को बचा सकता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कर देता है तो कैसे अपना नाम कटवा सकता है या उससे वो बच सकता है। तो आइए देखते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई झूठी एफआईआर करवा देता है तो उसको सरकारी नौकरी मिलने या इंटरव्यू के दौरान दिक्कत तो नहीं आएगी या उसे सरकारी नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। कैसे वो झूठी एफआईआर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? आए दिन देश में छोटी बड़ी आपराधिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती रहती है। ऐसे में जिस आदमी के साथ अपराध होता है वह पुलिस में जाकर एफआईआर करता है। क्या आप जानते हैं कि एफआईआर आखिर क्या होती है और कैसे लिखी जाती है? पहले तो ये समझते हैं कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। जब किसी के साथ कोई अपराध होता है, चोरी होती है या और कोई भी मार लूट पाट जो भी हो सकता है, तो वह पुलिस को रिपोर्ट लिखवाते हैं और इसी को एफआईआर कहा जाता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब घटना की पहली जानकारी को लिखित में बदला जाता है तो यह एफआईआर होता है। यही आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर होती है वो पुलिस और कोर्ट के कानूनी झंझटों में फंस जाता है और उसका समय, धन इत्यादि बर्बाद होता है। लेकिन झूठी एफआईआर के खिलाफ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है। भारतीय संविधान में धारा 482 सीआरपीसी ऐसा ही कानून है जिसके उपयोग करने से बेकार की परेशानियों से बचा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा क्या है? इस धारा के अंतर्गत वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसके साथ व्यक्ति अपनी बेगुनाही के सबूत भी दे सकता है। यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है वह इसको चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकता है। इसके लिए वकील की सहायता से एप्लीकेशन को हाईकोर्ट में लगाया जाता है और झूठी एफआईआर के खिलाफ प्रश्न किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन दर्ज कर झूठी एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क कर सकता है। तब कर सकता है यदि झूठी एफआईआर दर्ज की गई हो तब, और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वह अपराध कभी किया ही न हो। यही आपको बता दें कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध यानी गंभीर किस्म के अपराध जैसे कि गोली चलाना, मर्डर करना, डकैती इत्यादि, और असंज्ञेय अपराध बेहद मामूली अपराध होते हैं जैसे मारपीट इत्यादि। संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज की जाती है और इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय अपराध में एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। संज्ञेय अपराध में यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो सीआरपीसी के धारा 154 के तहत पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज करना। अगर पुलिस धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं करती तो पीड़ित अपने एप्लीकेशन 154 के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या एसएसपी को लिखित रूप से या पंजीकृत पोस्ट द्वारा जमा करा सकता है। यदि इसके बाद भी पीड़ित की एफआईआर पंजीकरण नहीं होती है तो वह धारा 156 के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है और फिर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है। तो ऐसे में फिर अधिकारी को इसे पंजीकृत करनी पड़ती है और इसका पंजीकरण शुरू करना होता है। झूठी एफआईआर अगर कोई दर्ज कर देता है तो ऐसे में सबसे पहले बेल लेनी चाहिए, या तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है जिसे आप बच सकते हैं, या फिर रेगुलर बेल ले सकते हैं जो गिरफ्तारी के बाद ली जा सकती है। बेल लेने के बाद सबसे पहले वकील करना होता है और उसकी मदद से हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगानी होती है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यदि एफआईआर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी की गई है तो उसके पास बेगुनाही के कुछ तो सबूत होंगे ही। इन बेगुनाही के सबूतों को भी एप्लीकेशन के साथ
लगाकर हाई कोर्ट में दिया जा सकता है। सबूत के तौर पर कुछ भी जैसे कि ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ या लेटर वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई आपके खिलाफ चोरी करने के जुर्म में झूठी एफआईआर करता है तो आपके पास सबूत के तौर पर तो कुछ लगा सकते हैं कि आप उस वक्त वहाँ थे ही नहीं और जिस जगह पे थे वहाँ का प्रमाण दिया जा सकता है। साथ ही वकील की मदद से भी एविडेंस तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पक्ष में कोई गवाह भी है तो उसका भी एप्लीकेशन में जिक्र करना ना भूलें। हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जब एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके बाद सुनवाई होती है और अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो भी प्रमाण या सबूत पेश किए हैं वो सही है आपकी बेगुनाही को साबित करने के लिए, तो कोर्ट उस एफआईआर को खारिज करने का आदेश देती है। लेकिन अगर आप कोर्ट में पूर्ण रूप से सबूत नहीं दे पाते जिससे आपकी बेगुनाही साबित हो तो कोर्ट एप्लीकेशन को खारिज कर देती है, जिससे फिर उस व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं और फिर ट्रायल शुरू हो जाते हैं। यदि आपको बता दें कि हाई कोर्ट में एप्लीकेशन खारिज होने के बाद व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे एप्लीकेशन दे सकता है। यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कर देता है और आप उसके खिलाफ सीआरपीसी के धारा 482 के तहत एप्लीकेशन दे देते हैं तो जब तक आपका केस कोर्ट में चलता है तब तक पुलिस आपके खिलाफ न तो कोई कार्रवाई कर सकती है और न ही आपको गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट जांच अधिकारी को जांच के लिए जरूर दिशा निर्देश भी दे सकती है। हाई कोर्ट में जब आपके अनुसार जजमेंट दे देता है और आपकी बेगुनाही साबित हो जाती है तो आप अगर चाहे तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके ऊपर झूठी एफआईआर की थी आप मानहानि का केस कर सकते हैं। जब आप मुआवजा सीआरपीसी 250 ले सकते हैं या उसको सजा भी दिलवा सकते हैं या फिर आईपीसी की धारा 211 के तहत आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं जिससे उसको 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों देनी हो सकती है। साथ ही आईपीसी की धारा 182 के तहत जिस पुलिस अधिकारी ने झूठी एफआईआर दर्ज की हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में 6 साल तक की सजा या 1000 तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। जब एक सरकारी कर्मचारी के पास एक दस्तावेज तैयार करने का कर्तव्य होता है और वह किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से उस दस्तावेज को इस तरह से तैयार करता है तो वह आईपीसी धारा 167 के तहत उत्तरदायी। ऐसे में 3 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। जब किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास कोई दस्तावेज तैयार करने या कर्तव्य होता है और वह उस दस्तावेज को इरादे से इस तरह से तैयार करता है कि किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए या किसी भी व्यक्ति को कानूनी सज़ा से बचाने के लिए या किसी भी कानून के तहत व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने से बचाने के लिए, ऐसे में आईपीसी की धारा 218 के तहत 3 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों भी हो सकता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने कानूनी अधिकार का दुरुपयोग करके गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को परीक्षण ट्रायल के लिए प्रतिबद्ध करता है या गलत तरीके से ऐसे व्यक्ति को सीमित करता है तो आईपीसी धारा 220 के तहत 7 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत भी आप हाई कोर्ट में झूठी एफआईआर के खिलाफ एप्लीकेशन लगा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, रिट पिटीशन अंडर आर्ट 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यदि एक व्यक्ति के खिलाफ किसी व्यक्ति द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज की गई हो तो ऐसे में व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करके ऐसी एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क कर सकता है। अगर हाई कोर्ट को सबूत को देखकर लगता है कि व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है वह निर्दोष है तो वह झूठी एफआईआर को रद्द कर देता है। इस तरह के मामले में हाई कोर्ट राइट जारी कर सकते हैं। धर्मादेश रिट, इस रिट को एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ जारी किया जा सकता है जिसने झूठी एफआईआर की हो और कानूनी रूप से कोर्ट निर्देश देती है कि वह अपने कर्तव्य को सही तरह से पूरा करें
परमादेश रिट क्या है? यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार, कोई कानूनी रास्ता ना हो, प्राप्त ना हो। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय अथवा नियम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करें। प्रतिषेध रिट, इस रिट को अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जा सकता है जो आरोपी के खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर पर आधारित व्यक्ति का मुकदमा चला रहा हो। इस प्रकार की आपराधिक कार्रवाई को रोकने के लिए प्रतिषेध रिट को जारी किया जाता है। प्रतिषेध रिट की परिभाषा यह है कि यह रिट किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। इस रिट के द्वारा अनिष्ठ न्यायालय को किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है। कानून हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए ही बना है, लेकिन किसी को चोट पहुंचाने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। आजकल ऐसे कई मामले देखने या सुनने को मिलते हैं जिसमें किसी आपसी रंजिश में व्यक्ति को प्रतिष्ठा से को ठेस पहुंचाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है। आमतौर पर दहेज इत्यादि के मामलों में ऐसा देखा गया है कि भले ही कानून के तहत व्यक्ति निर्दोष साबित हो गया हो, लेकिन समाज में उसका निंदा की दृष्टि से देखा जाता है, वह पहले जैसा सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आप जान गए होंगे कि झूठी एफआईआर से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए कानून में क्या क्या है और साथ ही एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है और कैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।